वॉल्यूम वाला देख लेना थोड़ा सा। गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी? एक बार आप सभी की तरफ से बता दीजिएगा कि आवाज़ ठीक ठाक है, सब कुछ सही है। उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही होगी आपकी। नमस्कार, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। रक्षाबंधन की भी सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार। आवाज़ ठीक आ रही है? बहुत दिनों बाद आया हूँ क्योंकि पिछले वीक कुछ काम थे, जैसे ट्रांसफ़र हो गई थी तो पूरा दिन 2 दिन तो लगे रहे उसमें, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करने में, और उस फॉर्मेलिटीज़ को पूरा किया तो सैटरडे संडे चले गए। फिर आजकल एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, बीए फाइनल ईयर, बीएससी बीकॉम सभी के, तो ड्यूटी भी रहती है, टाइम नहीं मिल पाता इतना, इस वजह से नहीं आते। बाकी सब बढ़िया है, कहीं गायब नहीं होता, ऑफिस जाता हूँ, काम करता हूँ ईमानदारी से। टाइम मिलता नहीं, इतना ही टाइम मिलता है, जब भी मिलता है तो आपके सामने आ जाता हूँ। वेरी गुड इवनिंग। तो फाइनली 15 दिन बाद अपन वापस क्लास ले रहे हैं 2-2, तो वेट तो भाई अच्छी चीज़ों का करना ही पड़ेगा, और इंतज़ार के बाद हमेशा अच्छी चीज़ मिलती है, ये बात पक्की है। जैव मंडल की क्लास लेनी थी बट गुरुदेव चले गए, मनीष जी अपने गांव चले गए, तो उसकी वजह बदौलत हुई नहीं जैव मंडल की क्लास। वापस आएंगे तभी पॉसिबल हो पाएगी। तबीयत मेरी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बाड़मेर में हुआ ट्रांसफ़र पीजी कॉलेज के अंदर, अभी यहीं पे, ठीक है। ट्रांसफ़र बाड़मेर पीजी कॉलेज के अंदर हुआ है, ठीक है। चलो, और बताओ आप सभी कैसे हो? बात शुरू करूं उससे पहले थोड़े हालचाल पूछ लो, उसके बाद में मैं बात शुरू कर रहा हूँ। फिर एक बार स्टार्ट हो जाऊंगा उसके बाद रुकूंगा नहीं फिर। गुड मॉर्निंग। तबीयत एकदम मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कॉमर्स नहीं है, इतिहास में हूँ मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ भाई, प्राइवेट नहीं हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाता हूँ। वेरी गुड इवनिंग, थैंक यू। आप अच्छा पढ़ाते हो, बहुत अच्छी बात है। हाँ, जितना टाइम मिलता है उतना निकाल लेता हूँ आप लोगों के लिए। आपसे मुझे बड़ी हमदर्दी है। इंतज़ार तो मैं करवाऊँगा, वो तो मैं हर बार ही करवाऊँगा, बार बार करवाऊँगा आपको। इंतज़ार में भी आप आनंद लीजिए, ऐसा थोड़ी ना है, इंतज़ार तो होना चाहिए। नहीं, मैराथन की मेरी क्षमता नहीं है, मैं 1-1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ा पाता, ठीक है। 1-1.5 घंटा पढ़ाऊँगा और आपका कल मैं इकोनॉमिक्स पूरा कर दूंगा, ये बात पक्की है। सुना है आप लोगों की पढ़ाई थोड़ी ख़राब चल रही है। कॉलेज बंद होंगे स्टूडेंट के लिए, टीचर्स के लिए बंद नहीं है। टीचर्स के लिए कॉलेज चल रहे हैं, 15 जून से ही चल रहे हैं। वेट तो करवाऊंगा भाई। बैनर्जी मित्र हैं, कुछ नहीं लगते। पढ़ा हुआ याद नहीं आ रहा है, क्या करें, किसी को भी नहीं आता है, परीक्षा में सीधा आता है। ठीक है, शुरू कर ले। अब टॉपिक स्टार्ट कर लेना चाहिए। पढ़ा हुआ याद नहीं आ रहा है, पढ़ा हुआ याद नहीं आ रहा है तो देखो एक काम करो, याद मुझे भी नहीं आता है, लेकिन जैसे ही हम एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे वैसे ही उत्तर अपने आप याद आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बस अपना काम ये है कि कोर्स पढ़ते जाओ, याद भली मत हो, बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दो आप।
इकोनॉमिक्स के बाद आधुनिक भारत, नहीं भाई, पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि घास मेरे से काटी नहीं जाती और 1 2 4 क्लास से यार हिस्ट्री होती नहीं है। हिस्ट्री को बहुत टाइम चाहिए होता है, हिस्ट्री को टाइम चाहिए होता है। बिना समय आप इतिहास नहीं करवा सकते। इकोनॉमिक्स और छोटी यूनिट है वो तो करवा ही सकते हैं। तो मैं हर चीज़ को अच्छे से करवाता हूँ और अच्छे से करवाने में मुझे प्रॉपर वक्त चाहिए होता है। ऐसे सैटरडे संडे 2 2 क्लास लेने से हिस्ट्री की एक पार्ट भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। हाँ, वीडियो कंटिन्यू आ रहे हैं ना आप लोगों के? मैं कंटिन्यू में मोटिवेट कर रहा हूँ, मेरे चैनल पे कर रहा हूँ। अंतिम समय की रणनीति बता दी आपको। अब हर दिन तो मैं क्या लाइव आऊँ बताओ? हर दिन तो आना भी नहीं चाहिए। 15 दिन में एक बार लाइव आना चाहिए आपको मोटिवेट करने के लिए। तो 15 दिन हो गए शायद, तो कल संडे है तो कल लाइव आ जाएंगे, मोटिवेट कर लेंगे। बाकी तो पढ़ाई करिए, जितनी ज़्यादा पढ़ाई करोगे मोटिवेट अपने आप होंगे। बाकी मोटिवेशन वाला धारणा थोड़ी गलत बनी हुई है। आप पढ़ा सकते हो उतना पढ़ाओ। मैं तो 3 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ और 3 सब्जेक्ट पढ़ाने लग जाऊँ तो पूरा 1.5 साल लग जाता है। ठीक है, चलो अब बात शुरू करते हैं। हम अर्थशास्त्र के अंदर थे और अर्थशास्त्र की यूनिट में हमने क्या क्या देखा था वो मैं आपको अपन थोड़ा सा पहले क्लियर कर लेते हैं कि हम अभी तक क्या कर चुके हैं। देखो, ज्योग्राफी की यूनिट हम कंप्लीट कर लिए थे। एक जैवमंडल बाकी बचा था जो मतलब गुरुजी आप आरएस वाले भी आपके आरएस के स्टूडेंट है ना, अभी थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस किया हुआ था और अब आरएस के लिए भी मैं बहुत जल्दी एक स्ट्रेटजी लेके आने वाला हूँ। आरएस के लिए, कॉलेज के लिए, सभी के लिए लाऊं। जैसे जैसे टाइम मिल रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सभी तक पहुँच पाऊँ। अब विद्यार्थी बहुत ज़्यादा, मैं अकेला ठहरा तो थोड़ी दिक्कत रहती है। तो अभी हमने क्या क्या करा है, देखो आरबीआई कर लिया कंप्लीट उसको, ठीक है, आप देखते ना वीडियो सेक्शन में जाके। और दूसरा हमने बैंक व उसके कार्य ये कर लिए हैं पूरे, ठीक है, आरबीआई एवं उसके कार्य भी कर लिए। ये 2 टॉपिक हम कर चुके थे। और इसके अलावा आज हम बात करेंगे सहकारी समितियों का टॉपिक कर लेते हैं, सहकारिता पर बात कर लेते हैं, ठीक है। सहकारिता सहकारिता आज कर लेंगे और कल कोशिश रहेगी कि बीमा एवं उपभोक्ता जागरूकता कल कर लेंगे, ठीक है। ये 2 टॉपिक कल कर लेंगे। आज अपन सहकारिता, और सहकारिता पूरा हो गया तो बीमा को भी आज टच कर लेंगे। इसके साथ ही यूनिट पूरी हो जाएगी। और इंडियन ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक, अब देखो इतना हो नहीं पाएगा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। और मैं सैटरडे संडे बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल पाता हूँ, बड़ी मुश्किल से, क्योंकि एक मेरा बैच भी चल रहा है हिस्ट्री का, फर्स्ट ग्रेड और उसका कॉलेज लेक्चर का, तो उसकी भी एक क्लास लेनी पड़ती है, तो टाइम नहीं मिलता, ठीक है। अब अपन बात शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और बीमा आज नहीं, आज मैं सहकारिता ही पढ़ के आया हूँ तो मैं सहकारिता ढंग से करवा दूंगा। ये पूरा होते ही बीमा करवा दूंगा, क्योंकि ये भी थोड़ा मेरे पढ़ा हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले सहकारिता, कल बीमा और उपभोक्ता दोनों कर लेंगे। हो सकता है आज भी बीमा पे अपन आ जाए, जल्दी आ जाए, ठीक है। तो शुरू करते हैं सहकारिता के ऊपर, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। हाँ, सहकारिता, इससे हम कह सकते हैं कोऑपरेटिव, ठीक है। देखिए इसमें हमारे क्या प्रश्न बन सकते हैं, अब इसमें बन सकता है, इसकी परिभाषा देखेंगे आज हम, और हम देखेंगे कि सहकारिता की क्या क्या विशेषताएं होती है, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि भारत में सहकारिता का थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कि भारत में सहकारिता स्टार्ट कैसे हुई। और उसके बाद हम देखेंगे कि सहकारिता के प्रकार कौन कौन से हैं बेसिकली, वो हम देखेंगे, ठीक है। फिर इसमें आपके रूरल बैंक देखेंगे और साथ में अर्बन बैंक भी देखेंगे, ठीक है। दोनों टाइप के सोसाइटीज़ वगैरह देखेंगे। तो अब देखिए बात शुरू करने जा रहे हैं, और अभी आप आवाज़ भी जी बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब सबसे पहले आते हैं परिभाषा पे, ध्यान से सुनोगे हेडफोन वेडफोन लगा के तो दिक्कत आएगी नहीं, और कमेंट करने में रहोगे तो आवाज़ की भी दिक्कत आएगी, सारी चीज़ें दिक्कत आएगी, क्योंकि हाँ प्रॉपर आवाज़ है। मैं खुद एकदम अच्छे से सुन रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं खुद
वेरीफाई करके बोल रहा हूँ, ठीक है। आवाज़ की किसी को दिक्कत लग रही है तो हेडफोन लगा लो, मोबाइल चेक करवाओ, क्योंकि आवाज़ अपनी इतनी है। अब मैं बात शुरू कर रहा हूँ और अब मैं आपके कमेंट भी नहीं देखूंगा, जब कोई मेन पॉइंट आएगा तभी कमेंट देखा जाएगा, ठीक है। सहकारिता बेसिकली है क्या? सहकार का मतलब क्या है, पहले ये समझिए। सहकार का सह का मतलब होता है साथ साथ। सह का मतलब क्या होता है? साथ साथ। और कार का मतलब होता है कार्य करना, ठीक है। देखो, सहकार और सरकार में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सरकार में क्या होता है? सरकार में पूरा गवर्नमेंट का मामला होता है। सहकार में क्या होता है? साथ साथ में कार्य करना क्या कहलाता है? सहकार कहलाता है। अब आप इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मान लो कि एक मैं हूँ और 10, 20, 50 लोग आप हैं। हम 50 लोग मिलकर एक ऐसी कमेटी बनाते हैं, एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं जो कोई काम मिलकर करेंगे। जैसे मान लो कि हम किसी गांव से संबंधित हैं और हम 40-50 लोग इकट्ठे हुए, एक फॉर्म भरवाया सभी से, और उस फॉर्म भरवाने के बाद में हमने हमारा एक समूह बना लिया। अब हम क्या करेंगे? उस समूह में एक दूसरे की मदद करेंगे। जैसे अब वो समूह दो टाइप, किसी भी टाइप का हो सकता है। जैसे मान लो कि हम 50 ने क्या किया, सभी ने हर महीने 200-200 रुपये जमा करने शुरू कर दिए। अब जैसे सभी ने हर महीने 200-200 जमा करने शुरू कर दिए, तो एक महीने में 10,000 रुपये हमारे पास जमा हो गए। 6 महीने बाद हमारे पास 60,000 रुपये जमा हो गए। अब हमारे 50 में से किसी एक सदस्य को कुछ 20,000 रुपये की आवश्यकता हो गई, तो हमने 20,000 रुपये अपने उस सदस्य को दे दिए। फिर जैसे उस सदस्य के पास में उसका काम हो गया, उसके पास जैसे वापस पैसे आएंगे तो वो 20,000 रुपये वापस उस समूह को जमा कर देगा। वो 20 के 1000 के 20,000 ही वापस देगा, ब्याज वगैरह कुछ नहीं लेता, ठीक है। इससे क्या होगा? उस व्यक्ति का काम हो गया। अब हो सकता है अपने में से किसी का कम पड़ जाए, कभी पैसे की जरूरत पड़ जाए। तो इस प्रकार से यूं कहिए कि जब बहुत सारे लोग, 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर जब कोई साथ साथ कार्य करते हैं तो उसको हम कहते हैं सहकार। सहकार में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर, अब इसमें परिभाषा देने से पहले एक और चीज देखिए। साथ साथ कार्य करना, और इस कार्य में न लाभ व न हानि का सिद्धांत काम करता है। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का ये मतलब विद्यार्थियों कि अगर जैसे मतलब ये हुआ इस बात का, जैसे मान लो कि जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको न लॉस हो न प्रॉफिट हो। प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे, वो लोग काम कर रहे हैं एक दूसरे की हेल्प के लिए। अच्छा, प्रॉफिट नहीं चाहिए उनको। प्रॉफिट से क्या है ना कि लालच बढ़ता जाता है। लॉस भी नहीं होना चाहिए। लॉस होगा तो सोसाइटी जो है, वो कोऑपरेटिव जो है, वो सारा बंद हो जाएगा। तो इन सारी ग्रुप्स का जो सबसे बड़ा उद्देश्य होता है वो होता है नो लॉस नो प्रॉफिट, ठीक है। तो ये 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर जो कोई समिति बनाते हैं जिसमें एक दूसरे की हेल्प की जाती है, वो समितियां सारी की सारी न लाभ न हानि के सिद्धांत पर काम करती है, और इसे हम कहते हैं सहकारिता। कैसी भावना? सहकारिता की भावना। इसमें और क्या क्या चीजें होती है, तो अपन एक एक पॉइंट को यहां से लिखते हैं। तो न लाभ न हानि, सॉरी, न लाभ, पहली बात। दूसरी बात कि सभी सदस्य जो है वो आपके यूं कहिए कि एक दूसरे की क्या करते हैं? मदद करते हैं। अच्छा, इसमें जो भी सदस्य बनेगा ये ऐच्छिकता है। ऐच्छिक है मतलब क्या हुआ? कोई अनिवार्य नहीं है, किसी के ऊपर कोई बाध्यता नहीं है। अगर आपको ठीक लगता है तो आप उस समूह के सदस्य बनो, अगर आपको ठीक नहीं लगता है तो आप उस समूह के सदस्य नहीं भी बनो। तो इसकी जो सदस्यता है वो कैसी है? ऐच्छिक सदस्यता है। जरूरी नहीं है इसका आप सदस्य बनो, पहली चीज। अच्छा, इसमें फिर क्या होता है? इसी में जितने भी सभी सदस्यों को समान रूप से अधिकार होते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को ज्यादा अधिकार है, कईयों को कम अधिकार है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें सभी व्यक्तियों को कैसे होते हैं? समान अधिकार होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और, अब ऐसा कोई अगर ग्रुप बनेगा, अगर उस ग्रुप के अंदर फायदा किसको होगा? फायदा केवल ग्रुप के सदस्यों को ही होगा, समिति के सदस्यों को होगा। बाहर के लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। जैसे हम 50 लोगों ने अगर ग्रुप बनाया
तो इसका 50 लोगों का जो ग्रुप है, इसमें एक दूसरे को फायदा होगा, सभी को फायदा नहीं होगा। तो हम ये कहेंगे कि समिति के सदस्यों को ही फायदा होता है, समिति के सदस्यों को ही फायदा होता है, ठीक है, इससे बाहर कोई फायदा नहीं होता। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सबका साथ सबका विकास कह सकते हो, या इसको ऐसे कह सकते हो, एक सब के लिए सब एक के लिए, ठीक है ना। जैसे एक सब के लिए, एक व्यक्ति सबके लिए काम करेगा और सब व्यक्ति मिलकर एक के लिए काम करेंगे, ठीक है, सब एक के लिए। इस भावना पर ये लोग काम करते हैं, जिसमें कोई लाभ हानि ना हो और ये चलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोनों की दोनों। तो न लाभ होता है इसमें, न हानि का, ऐसा कुछ रखते हैं ये लोग। अच्छा, सदस्य सारे के सारे साथ में होकर एक दूसरे के लिए काम करते हैं, ताकि वो यूं कहिए कि एक दूसरे की ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सके। अदरवाइज क्या होगा कि अगर वो यूं कहिए कि प्रॉफिट के लिए काम करना शुरू करेंगे तो सोसाइटी अपने उद्देश्यों से क्या होती है, भटक जाती है। अच्छा, इसमें एक और चीज, इसकी सदस्यता खुली होती है, मतलब कोई भी व्यक्ति इसका सदस्य बन सकता है। सदस्यता कैसी होती है, खुली सदस्यता होती है, मतलब आप भी सदस्य बन सकते हो, मैं भी सदस्य बन सकता हूँ, कोई भी इस सोसाइटीज के सदस्य जो है वो बन सकते हैं। इसके बाद में समान अधिकार होते हैं। तो समान अधिकार होते हैं, तो जब भी कोई समिति निर्णय लेगी तो वो निर्णय कैसे होंगे विद्यार्थियों, सामूहिक निर्णय होंगे। इसमें कैसे निर्णय लिए जाएंगे, सामूहिक निर्णय लिए जाएंगे, किसी एक व्यक्ति का कोई ऐसा विशेष अधिकार है वो नहीं होता। तो सामूहिक निर्णय सर्वसहमति से लिए जाते हैं। तो आप उसको ऐसे कह सकते हो कि सर्वसहमति से काम होते हैं। तो मतलब एक प्रकार की लोकतांत्रिक प्रणाली है ये, लोकतांत्रिक प्रणाली, ठीक है, लोकतांत्रिक प्रणाली है जहां सर्वसहमति से और सामूहिक रूप से क्या लिए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं। तो अच्छा, इसमें ये मेन थी 5 से 6 बातें। इसका सवाल कैसे आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सहकारिता की है, या निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सहकारी समितियों की है, इस टाइप से इसका सवाल बनता है। तो सहकारिता या सहकारिता की विशेषता अगर पूछे तो पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि ये ऐसी संस्थान होते हैं जो नो लॉस नो प्रॉफिट पे काम करते हैं। दूसरी बात, इसमें सदस्य जो है वो आपके एक दूसरे की मदद करते हैं। इसमें सदस्यता ऐच्छिक होती है, किसी के ऊपर बाध्यकारी नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसका सदस्य बन सकता है, खुली सदस्यता होती है। अच्छा, इसमें सभी व्यक्तियों को, जितने भी सदस्य हैं, समान अधिकार होते हैं, इनके निर्णय भी सामूहिक होते हैं। समिति के सदस्यों को ही फायदा होता है, इसके बाहर किसी को कोई फायदा नहीं होता। एक सबके लिए सब एक के लिए की भावना पर काम करते हैं, और साथ साथ में लोकतांत्रिक प्रणाली को ध्यान में रखते हुए ये जितने भी समितियां होती है ये काम करती है। ये सहकारी समितियां होती है। तो सहकारिता के अंदर होता है क्या, जब भी कोई सहकार समिति बनाई जाती है, ये सारी ऐसी समिति, इन 8 उद्देश्यों वाली समिति, तो ये लोग क्या करते हैं, सभी सदस्यों से एक फॉर्म भरवा देते हैं, ठीक है। अब उस फॉर्म में क्या करते हैं, सारे सदस्यों से एक एक चीज लिखवा लेते हैं। अब वो लिखवाने के बाद में, जैसे उसने कह दिया कि भाई आप जो है ये शर्तें हैं हमारी समिति की, इसके नीचे हस्ताक्षर कर दो। तो कोई दूध की समिति बनाता है, कोई आपके किसी फसल की समिति बना लेता है, कोई आपके सूक्ष्म ऋण, जैसे अपन कहते हैं माइक्रो लोन बोलते हैं, उसकी समिति बना देता है। सूक्ष्म ऋण के कारण आपको पता होगा मोहम्मद यूनुस को नोबेल पुरस्कार भी दिया बांग्लादेश के अंदर। तो समिति के क्षेत्र भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन समितियों के उद्देश्य यही होते हैं और इस हिसाब से काम करती है। तो सहकारिता किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। क्या क्या परिभाषा है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर, न लाभ न हानि, ठीक है, एक सब के लिए सब एक के लिए, और इन सारी विशेषताओं से युक्त अगर किसी संस्था का, समिति का गठन करते हैं तो उसे सहकारी समिति कहते हैं। और इन समितियों की जो भावना होती है, इन समितियों की जो कार्य प्रणाली होती है, इन समितियों का जो मतलब एक प्रकार से मोटो होता है, इन समितियों की जो मेन विशेषताएं होती है, वो ये सारी विशेषताएं इनकी होती है। तो इसके एक सवाल यहाँ पे बन जाता है। हालांकि आजकल इसमें काफ़ी एक प्रकार से आप ऐसे कह सकते हो कि काफ़ी दिक्कतें भी आ रही है। दिक्कतें क्या क्या आ रही है, देखो इस सहकारी समितियों में काफ़ी दिक्कतें भी आ रही हैं।
अब देखो, अगर अपन समस्याओं की बात करें तो आजकल एक तो क्या है कि इनके ऊपर कोई ऐसा नियंत्रण नहीं है, तो नियंत्रण के अभाव में लोग गलत फायदा ले लेते हैं। तो नियंत्रण का अभाव होता है। अब जब नियंत्रण का अभाव है यहाँ पे, तो कई सारा भ्रष्टाचार यहाँ पे पनपा हुआ है, कई सारा घोटाले हो गए। जैसे आपको मैं बताऊं, बंगाल के अंदर चिट फंड कांड हुआ था। चिट फंड कांड के अंदर आपको पता, हजारों करोड़ों रुपए के लॉस हुए, लोगों से पैसे इकट्ठे कर लिए, वापस उनको कुछ भी नहीं दिया। तो ऐसे सारे नियंत्रण का अभाव है, भ्रष्टाचार हो रहे हैं। दूसरा क्या है, लोगों में जागरूकता है नहीं, बेचारे पैसे दे देते हैं, उनको बाकी कुछ समझ में नहीं आता, उनमें 2-4 सियाने लोग होते हैं, वो उनको एक प्रकार से लूट लेते हैं। जागरूकता का पूरा अभाव है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा क्या, वित्त संकट भी है। वित्त संकट का मतलब क्या हुआ, लोगों के पास में, समितियों के पास में पैसा है नहीं, और बिना पैसे के कोई भी काम होता नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कई सारी समितियों के सामने जो है, अच्छा, राजनीतिक हस्तक्षेप भी रहता है। राजनेता लोग भी सहकारी समितियों से जुड़ के पैसे लेके भाग जाते हैं, या यूं कहिए कि फिर लोग पीछे भटकते रहते हैं और होना कुछ नहीं होता। आपने ऐसे कई सारे एग्जाम्पल देखे होंगे। तो राजनीतिक हस्तक्षेप भी एक प्रकार की बड़ी समस्या बनी हुई है। ये सवाल कैसे आता परीक्षा में, ये सवाल सीधे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समस्या सहकारिता के सामने या समक्ष खड़ी है। तो ये सारी की सारी जो समस्याएं हैं, ये 4-5 समस्याएं बनती है, ये सहकारिता के सामने खड़ी रहती है। इसके अलावा देखिए, तो सहकार क्या है, परिभाषा देख ली, इसकी विशेषता देख ली, इसके समक्ष समस्याएं क्या क्या है ये देख ली। इसमें से सवाल, कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अगर सामान्य सवाल कोई भी आएगा तो डेफिनेटली यहीं से आ जाएगा। स्क्रीनशॉट का एक इनको मौका दे दो ताकि ये स्क्रीनशॉट ले सकें। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि कौन कौन से अब हम आगे बात करेंगे कि पीछे वापस देखिए क्या क्या हमने देख लिया। तो परिभाषा देख ली, विशेषता देख ली। अब हम थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि भारत में ये सहकारिता का इतिहास कहाँ से शुरू होता है, ये सहकारिता प्रारंभ कहाँ से हुई। ठीक है, तो थोड़ा सा एक प्रकार से इसकी ऐतिहासिकता को देख लेते हैं कि मतलब कहाँ से ये बात स्टार्ट हुई और कहाँ पर आगे जाके आपके चली है। तो सबसे पहले देखिए, देखो विद्यार्थियों, 1889 के अंदर वडोदरा सुना होगा आपने, गुजरात के अंदर है, और वडोदरा के अंदर एक अन्योन्य सहकारी मंडल खुला था। ये अगर अपन रिजर्व बैंक की वेबसाइट को फॉलो करें तो ये भारत की पहली सहकारी बैंक थी, अर्बन सहकारी बैंक, शहरी सहकारी बैंक थी, या इसको नगरीय सहकारी बैंक कह सकते हो। पहली नगरीय सहकारी संस्था आप कह सकते हो इसको। कहाँ खुली थी? वडोदरा के अंदर। हुआ यूँ था कि जो बैंक है, इन सारी बैंक को एग्रीकल्चर लोन के लिए जब मना कर दिया गया तो किसानों को लोन कहाँ से मिलेंगे, उस हेतु वडोदरा में 1889 के अंदर इस प्रकार से अन्योन्य सहकारी बैंक खुला था। और यह भारत के अंदर स्थापित अपने आप में पहली सहकारी संस्था थी। चाहे आप बैंक कहो, चाहे आप इसको समिति बोलो, चाहे आप संगठन बोलो, सहकारिता बोलो, कुछ भी बोल लो, ये आपके पहली थी अपने आप में। इसके बाद आगे क्या हुआ, उसके बाद में 1889 के बाद में फिर 1892 मद्रास के गवर्नर थे निकोलसन। मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी उसके गवर्नर थे निकोलसन। कहाँ के थे? मद्रास प्रेसिडेंसी के थे। इसकी अध्यक्षता में एक समिति बैठी जिसे अपन निकोलसन समिति कहते हैं। अब इस निकोलसन समिति ने क्या किया, अच्छा विद्यार्थियों, बहुत सारे किताबों में इधर उधर लिखे हुए, आज जो मैं बता रहा हूँ ये फाइनल है और आप उसको फाइनली याद कर लेना। ये मत बोलना कि सर उस किताब में 1904 लिखा है, 1905 लिखा है, सारी किताबें हमने देख ली है। ठीक है, निकोलसन मद्रास के गवर्नर थे और इसने क्या किया, निकोलसन ने एक समिति बिठाई थी निकोलसन के नेतृत्व में। इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की कंटिन्यू 2, 1895 में, 1897 में 2 रिपोर्ट प्रस्तुत की और इन 2 रिपोर्ट प्रस्तुत करी, लेकिन इस रिपोर्ट को सबमिट किया गया, लेकिन इसको सरकार के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। जब इसको सरकार के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, उसी दौरान आपको अच्छे से पता होगा 1899 के अंदर, 1899 में एक भयंकर त्रिकाल पड़ा था, अकाल पड़ा था, और इस अकाल को हम छप्पनिया अकाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
छप्पन्या काल भी कहते हैं इसको। छप्पन्या क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अंग्रेजी महीने का तो 1899 था, लेकिन ये आपके विक्रमी संवत 1956 था, विक्रमी संवत, इसलिए इसको छप्पन्या काल बोलते हैं। छप्पन्या काल के बाद में लोगों की हालत बड़ी खराब हो गई थी और यूं कहिए कि उस अकाल से हर वर्ग परेशान हुआ था। तो इस अकाल से निपटने के लिए इन्होंने क्या किया 1901 के अंदर 1901 में एक समिति बिठाई थी। उस समिति को उस समिति का जो अध्यक्ष था वो मैकडोनाल्ड को बनाया गया। किसको बनाया गया? मैकडोनाल्ड को। मैकडोनाल्ड समिति का गठन किया गया और किससे निपटने के लिए? इस छप्पन्या अकाल की जो यूं कहिए कि विनाशकारिता हुई थी, जो इससे नुकसान हुए थे, उससे उबरने के लिए ये कमेटी बिठाई थी। कौन सी? मैकडोनाल्ड कमेटी बिठाई। मैकडोनाल्ड ने क्या किया? मैकडोनाल्ड ने जर्मनी के अंदर कई सारी सहकारी समितियां हैं, जर्मन सहकारी समितियों का अध्ययन किया था और यहाँ जो जर्मनी में सहकारी समितियां स्थापित की थी विद्यार्थियों, वो सुल्ज डेविस के नेतृत्व में हुई थी। जर्मनी में की थी, ये अपने को इतना ध्यान नहीं रखना। इंग्लैंड के अंदर भी समाजवादियों ने, जिसमें जो ओवन साहब थे, इन्होंने भी सहकारी समितियों का अपना साहित्य में काफ़ी सारा उपयोग किया था। अब जर्मन सहकारी समितियों का अध्ययन किया किसने? मैकडोनाल्ड ने। मैकडोनाल्ड ने जब इसका अध्ययन किया तो अध्ययन करने के बाद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और जब ये रिपोर्ट प्रस्तुत की तो ये रिपोर्ट की लॉर्ड कर्जन के समक्ष। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, कर्जन के समक्ष इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समय एक मैनफ्रिक आयोग भी बैठा था, सिंचाई का आयोग था, वो समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की, रिपोर्ट दी। ठीक है, अब देखिए रिपोर्ट दे दी, लॉर्ड कर्जन के समक्ष रिपोर्ट दे दी। किसने दी? मैकडोनाल्ड ने दी। अब इस रिपोर्ट के बाद में कर्जन ने क्या किया? कर्जन ने कोऑपरेटिव एक्ट लेके आए, भारत का पहला कोऑपरेटिव एक्ट। ये जो स्थापित हुई थी ना अन्योन्य सहकार मंडल, ये किसी अधिनियम के तहत नहीं हुई थी, ये एक प्रकार से निजी प्रयास थे, इसमें किसी भी प्रकार का कोई सरकारी संरक्षण नहीं था। लेकिन अब जो लॉर्ड कर्जन करने वाले हैं, ये सहकारी क्षेत्र को सरकारी क्षेत्र के थ्रू लेके आ रहे हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सहकारी क्षेत्र अब सरकार के द्वारा स्थापित किया जाएगा। इससे पहले जो हुआ वो सारा निजी प्रयासों से हुआ। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? 25 मार्च 1904 को सहकारी समिति अधिनियम या सहकारिता अधिनियम भी आप उसको कह सकते हो, समिति अधिनियम पारित करवा दिया। ये भारत का पहला सहकारी कानून था। ठीक है, भारत का पहला सहकारी कानून था ये, जो कि आपके किसने करवाया? लॉर्ड कर्जन ने करवाया और लॉर्ड कर्जन ने ये 25 मार्च 1904 को करवाया। ठीक है, अब देखिए 25 मार्च 1904 को जब ये कानून सहकारिता पारित हो गया, लागू हो गया, तो इसके बाद अब जो संस्थाएं स्थापित होगी वो इस कानून के अनुसार होगी। इससे पहले जो हुई वो उसमें कानून का कोई संरक्षण नहीं था। अब देखो क्या हुआ, ये लागू होने के बाद में भारत भर में कई सारी सोसाइटी स्थापित हुई थी। करीबन 300 से 400 सोसाइटी जो है वो कुछ ही सालों के भीतर हो गई थी। अगर मैं इसमें कुछ मुख्य समितियों के नाम बोलूं तो 1904 के अंदर, उसी साल, सबसे पहले एक ही दिन में 2 रजिस्ट्रेशन हुए। एक हुई आपके जोरहाट के अंदर, जोरहाट है असम के अंदर, असम, व कांचीपुरम तमिलनाडु, मद्रास, उस समय का मद्रास, आज का क्या है? तमिलनाडु, आज का तमिलनाडु, कांचीपुरम और जोरहाट के अंदर उसी वर्ष
25 मार्च 1904 को जैसी ये कानून आपके पारित हो गया, उसी वर्ष यहाँ पे नगरीय सहकारी समितियां स्थापित हो गई। ये दोनों नगर थे उस समय, तो अर्बन कोऑपरेटिव आप उसको कह सकते हो। नगरीय सहकारी समिति स्थापित हो गई। तो ये भारत की पहली नगरीय सहकारी समितियां थी, जोरहट और आपके कौन सी, कांचीपुरम, मद्रास। ये ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में दूसरी, अब इस समय नगरी करीबन 50-60 के स्थापित हो चुकी थी, लेकिन अभी भी रूरल एरियाज में, ग्रामीण सेक्टर के अंदर जो समिति स्थापित हुई वो आपके होती अजमेर के अंदर, भिनाई में, भिनाई अजमेर के अंदर 1905 के अंदर, ठीक है, पहली ग्रामीण सहकारी समिति स्थापित हुई। ठीक है, हाँ। अब किसी किताब में 4 लिखा है तो काट देना, 6 लिखा है तो काट देना, 7 लिखा है तो काट देना, 5 लिखा है तो डन कर देना। ठीक है, इस हिसाब से ये पहली ग्रामीण हो गई, पहली नगरीय हो गई। अब आगे देखो क्या हुआ। इसके बाद में भरतपुर राज्य ने क्या किया, तीसरे नंबर पे ऐसे ध्यान रखना, भरतपुर राज्य ने सहकारिता अधिनियम लागू कर दिया। अब देखो ये उस समय राज्य कह सकते, आज का जिला कह दो, तो पहला जिला जिसने सहकारिता अधिनियम लागू किया कौन सा था, भरतपुर। ठीक है, रियासत थी उस समय, पहली रियासत जिसने सहकारिता अधिनियम लागू किया। ठीक है, पूर्ण रूप से लागू किया, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ये लागू करने के बाद में यहाँ पे एक सहकारी बैंक खुला। ये अपने आप में पहला भारतीय बैंक था, सहकारी बैंक था। उससे पहले सोसाइटीज तो खूब स्थापित हुई थी, बैंकिंग कार्य पहली बार हो रहे थे यहाँ पे। ठीक है, तो पहला सहकारी बैंक खुला यहाँ पे। बिनाई में सहकारी समिति थी, यहाँ पे सहकारी बैंक था। बैंक और समिति में क्या फर्क होता है, बैंक लेन देन का काम करती है और समितियाँ जो होती है वो आपके कृषि क्षेत्र की हो सकती है, दूध क्षेत्र की हो सकती है, वो आपके वित्त सेक्टर की हो सकती है, किसी भी क्षेत्र की हो सकती है। बैंक वाले केवल फाइनेंशियल काम करते हैं। ठीक है, तो पहला सहकारी बैंक भरतपुर में खुल गया। ये 4 बिंदु आप बढ़िया तरीके से याद कर लेना। आगे क्या होगा, इसको स्क्रीनशॉट लेने का एक टाइम दे दो आप। उसके बाद देखो क्या हुआ। तो इस तरह से 1904-5 से सहकारी समितियां स्थापित होनी शुरू हो गई। फिर आगे 1912 के अंदर सहकारी अधिनियम को थोड़ा सा बदला गया। बदला आप समझ सकते हो कि एक अधिनियम लाया गया, एक अमेंडमेंट किया गया, तो ये दूसरा सहकारी अधिनियम आया। ये 1904 को संशोधित किया गया था। उसके बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। 1914 के अंदर मैकलॉगन कमेटी बनी थी। मैकलैगन कमेटी का उद्देश्य था कि प्रभावों को कम करना प्रथम विश्व युद्ध वगैरह के, तो मैकलेगन समिति बैठी। इसका संबंध भी कहीं न कहीं इससे ही था, सहकारिता से था। ये 1912 और 14 में 2 नए संशोधन किए गए। अब इससे लेकर 1914 से लेकर 12 से लेकर और 1947 तक भारत में जितनी भी सहकारी समितियां स्थापित हुई वो आपकी 1904 और 1912 के कानून के अनुसार हुई। ठीक है, काम करता रहा ये। और उसके बाद जब भारत आज़ाद हो गया, आज़ाद होने के बाद में सहकारिता को राज्य सूची का विषय बना दिया। सहकारिता को क्या किया, राज्य सूची का विषय बना दिया। किसका विषय, राज्य सूची का विषय बना दिया। राज्य सूची का विषय क्या होता है, राज्य सूची का विषय वो होता है जिस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास रहता है, वो आपके रहता है राज्य सरकार के पास में रहता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास में रहता है। ठीक है, तो राज्य सूची का विषय बना दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो भी सहकारी समिति वगैरह कानून वगैरह होगा वो गवर्नमेंट अपने अपने स्तर पर काम करेगी। भरतपुर में समिति बाद में खुली, बैंक पहले खुल गई थी।
2004 के अंदर ही, ठीक है। समिति बहुत बाद में हुई थी, ठीक है। आगे देखिए क्या हुआ। तो राज्य सूची का विषय बनाने के बाद में हर राज्य ने अपने अपने कानून अलग तरीके से बनाने शुरू किए। इस क्रम में राजस्थान ने भी अपना अलग से सहकारी अधिनियम लेके आया। राजस्थान ने अपना सहकारी अधिनियम अलग बनाया और यह सहकारी अधिनियम जो राजस्थान ने बनाया ये बना आपके पहला 1953 के अंदर, उसके बाद में इसका मॉडिफिकेशन हुआ, संशोधन हुआ 1965 में, फिर 2001 में इसका संशोधित आया, अभी 2020 में एक और 19 में एक और संशोधन हुआ था। तो राजस्थान के अंदर पहला सहकारी अधिनियम 1953 के अंदर आ गया। इस सहकारी अधिनियम 1953 के तहत राजस्थान के अंदर कई सारी सोसाइटीज़ को, कई सारी सहकारी समितियों को मान्यता दी गई। समितियों को मान्यता, ठीक है। अब देखो ये समितियों को जो मान्यता दी जाती है ये फिर दो टाइप की समितियां हो जाती है। एक होती है बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाली, ठीक है। एक होती है अन्य सभी क्षेत्र। अन्य क्षेत्र में आपके जैसे ये नाफेड है ना, राजफेड, कॉनफेड, ये सब। राजफेड ये अब आपको रटना नहीं है, वो तो रटना ही पड़ेगी। नाफेड, कॉनफेड, ठीक है, ये सब। दुग्ध समितियां, ये चार तो आप याद कर ही लेना। बैंकिंग में दो टाइप की होगी, कुछ होगी आपके रूरल एरिया में बैंकिंग और दूसरी होगी आपके शहरी या नगरीय बैंकिंग, ठीक है। समझ पा रहे हो ना आप? अगर बता दीजिए सर सही से समझ में आ रहा है तो मैं आगे बढ़ूँ, नहीं तो मैं मेरी गति से चल रहा हूँ और आप लास्ट में कहोगे सर समझ में तो नहीं आया। ऐसा ना होना चाहिए। बस एक बार मुझे बता दो कि बस समझ में सर अच्छे से आ रहा है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको अगर समझ में आ रहा है ना तो मुझे आगे बढ़ने में समस्या नहीं है। चलो कोई नहीं, उम्मीद है समझ में आ ही रहा होगा। अभी अगर मेरा पढ़ा हुआ अभी समझ में नहीं आया तो बहुत मुश्किल काम है फिर, ठीक है। तो राजस्थान सहकारी अधिनियम 1953 के तहत दो टाइप की कोऑपरेटिव्स को मान्यता मिलती है। कुछ बैंकिंग के कार्य करती है, कुछ आपके इस टाइप से अन्य, जैसे राजफेड है, नाफेड है, कॉनफेड है। ये इनके आप सन वगैरह याद कर लेना, रटना ही है, आपके सभी के पास में ये सारी चीज़ें होगी वैसे, तो ये देख लेना। इसको मैं समझाता हूँ थोड़ा बैंकिंग सिस्टम को, ठीक है। अब देखो सहकारी अधिनियम के तहत दो टाइप के बैंक स्थापित किए जाते हैं। अब दो टाइप के बैंक स्थापित किए जाते हैं। हाँ, दो टाइप के बैंक स्थापित किए जाते हैं। कौन कौन से? देखो, एक है ग्रामीण बैंक, ग्रामीण सहकारी बैंक, ठीक है, और दूसरे हैं नगरीय सहकारी बैंक। ठीक है, ये। अब सबसे बड़ी बात, इसे ग्रामीण इसलिए कहते हैं कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में एक टाइप से सेवा देते हैं। इनको फिर बांटा जाता दो भागों में, ठीक है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा जाता है। दो भाग कौन कौन से? हाँ, मांगीलाल गुजर कहते आपकी आवाज़ सब टीचरों में काम है। सही लिखना सीखो पहले, उसके बाद में काम है या अधिक है। ग्रामीण सहकारी बैंक में दो टाइप हो जाती है। एक ऐसे जो अल्पकालिक व मध्यकालिक ऋण देती है, और कुछ ऐसी बैंक ग्रामीण में जो दीर्घकालिक लोन देती है, ठीक है। ये अल्पकाल और दीर्घकाल की परिभाषा बदलती रहती है। आप इसको सामान्य ऐसे समझ लीजिए कि अल्पकालिक मतलब एक साल, फिर आपके वो एक साल नहीं भर पाता है तो फिर उसका टाइम पीरियड 2 साल 3 साल आगे बढ़ता जाता है। तो 1 से 3 साल के बीच में जब मामला आता है तो वो मध्यकालीन लोन हो जाता है, ठीक है।
वो 1 साल वाला दे नहीं पाते हैं तो बढ़ा देते हैं। इसका 3 भी नहीं, कई 2 साल तक भी हो सकता है, 4 साल तक भी चला जाता है। दीर्घकालीन लोन होते हैं 5 साल तक के। ठीक है, ये क्षेत्र हर जगह अलग अलग है, आपके उद्योगों में अलग है, कृषि में अलग है। तो अल्पकालिक व मध्यकालिक बैंक और आपके दीर्घकालिक बैंक। अब देखो दीर्घकालिक को मैं थोड़ा सा इस साइड लिख लेता हूं, यहां पे लिख लेता हूं। दीर्घकालिक क्या करते हैं? टेक्नोलॉजी के लिए ऋण देते हैं, कृषि के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऋण देते हैं। ठीक है, 5 साल के आसपास। देखो ये अप्रोक्सीमेट है, कभी इसका सवाल नहीं पूछेंगे, ये बदलते रहते हैं। अब जो अल्पकालिक और मध्यकालिक बैंक है उसको हमने राजस्थान में कुछ इस हिसाब से सेट कर रखा है। अब ये राजस्थान में 3 स्तर के बैंक है। ठीक है, सबसे नीचे निम्न स्तर का बैंक, सबसे नीचे होता है निचला स्तर। ठीक है, मध्यम स्तर और आपके सबसे अपेक्स लेवल कह सकते हो आप, या सर्वोच्च स्तर। अल्पकालिक और मध्यकालिक ग्रामीण सहकारी बैंकों को राजस्थान में कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। ठीक है, 3 भाग कौन कौन से हैं? निचला भाग, मध्यम भाग और अपेक्स भाग। निचला भाग कौन सा? निचले भाग को हम कहते हैं प्राथमिक सहकारी बैंक। प्राथमिक सहकारी साख समिति भी लिखते हैं इसको, या बैंक भी कह सकते हो आप। और ये ग्राम सभा लेवल पे भी होती है, पंचायत समिति भी काम करती है। ठीक है, और राजस्थान में बहुत सारी संख्या है इनकी, सारी याद रखने की जरूरत नहीं है। 1965 2001 इसमें संशोधन हुए, जैसे 1953 में पहला अधिनियम आया, फिर उसका 65 में संशोधन किया गया, फिर 2001 में फिर संशोधन किया गया, अभी शायद 2019 में फिर संशोधन किया गया। वो संशोधित रूप है, मेन 53 का ही है। मध्यम में कौन कौन सी है? मध्यम में विद्यार्थियों आती है आपके केंद्रीय सहकारी बैंक। कैसी? केंद्रीय सहकारी बैंक, ध्यान रखना। और केंद्रीय सहकारी बैंक होती है जिला स्तर पर। किस स्तर पर होती है? जिला स्तर पर। कई बार सवाल पूछते हैं। और अभी राजस्थान के अंदर ये है टोटल 29, अकॉर्डिंग टू कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी की जो गवर्नमेंट वेबसाइट है उसके। ठीक है, 4 राज्य जिलों में केंद्रीय सहकारी बैंक है नहीं, धौलपुर, करौली, राजसमंद और प्रतापगढ़। ये 4 ऐसे जिले हैं जहां पे अभी भी बैंक नहीं है। मैं इन चारों को यहां पे लिख रहा हूं, ये 4 जिले यहां लिख रहा हूं। करौली में नहीं है, धौलपुर में नहीं है, राजसमंद में नहीं है, प्रतापगढ़ में नहीं है। ठीक है, ये 4 ऐसे जिले हैं जहां आपके केंद्रीय सहकारी बैंक नहीं है। देखो केंद्रीय देख के आप कंफ्यूज मत हो जाना कि केंद्रीय है तो सबसे ऊपर होगा, ऐसा नहीं है। केंद्रीय है जिला स्तर पे। उसके बाद में सबसे ऊपरी स्तर जो सभी बाकी सभी को रेगुलेट करता है वो है अपेक्स लेवल का बैंक। ठीक है, जैसे अपन अपेक्स बैंक बोलते हैं या राज्य सहकारी बैंक भी बोलते हैं। राज्य सहकारी बैंक, कैसा बैंक? राज्य सहकारी बैंक। इसको अपेक्स बैंक भी बोलते हैं। अपेक्स क्यों? क्योंकि सब सर्वोच्च बैंक है आपके सहकारिता का। और ये है कहां पे? जयपुर में। कहां पे है? जयपुर के अंदर है केंद्रीय सहकारी बैंक और प्राथमिक सहकारी बैंक। ये तीनों के नाम है। कई बार पूछते हैं कि जिला स्तर पे कौन सी होती है, राज्य स्तर पे कौन सी होती है, नीचे सबसे कौन सी होती है, और संख्या पूछ लेते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों सबसे बड़ी बात, सर 2 में नहीं है 4 में है, काट देना आप अपनी उससे जो भी कॉपी किताब में जहाँ लिखा हुआ है। इन 4 जिलों में सहकारी बैंक नहीं है। ये मैं उस वेबसाइट से चेक करके आ रहा हूँ, मैं किसी गाइड को नहीं पढ़ के आया आपकी तरह। अब देखिए दीर्घकालिक जो है, दीर्घकालिक संस्थाएं जो है जो लोन देती है उसे हम कहते हैं यूं कहिए कि भूमि विकास बैंक। क्या कहते हैं?
भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक। और विद्यार्थियों ये करती है, दो टाइप की बैंक है ये दो स्तरीय है। ये कितनी थी? 3 स्तरीय। और ये कितनी है? 2 स्तरीय। निचला स्तर और आपकी सीधा ऊपरी स्तर, अपेक्स लेवल। ठीक है, तो देखो मध्यम और अल्पकालिक जो है, जो अल्पकालिक है वो आपके त्रिस्तरीय है, और जो दीर्घकालिक बैंक है ये कितने हैं? 2 स्तरीय बैंक है। और 2 स्तर के अंदर आप देखिए, एक तो होगा सीधा ऊपर आ जाएगा राज्य सहकारी बैंक, राज्य भूमि विकास बैंक, राज्य भूमि विकास बैंक, अपेक्स हो गया ये। और ये है आपके जयपुर के अंदर। ठीक है, जितने भी अपेक्स बैंक होंगे ना, जो भी बड़े स्तर के जो बैंक हैं, जो सर्वोच्च लेवल के बैंक होते हैं, ये ऑलमोस्ट राजधानी में ही होते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना आपके मार्च 1957 में की गई थी। और निचला जो स्तर है ये है आपके यूं कहिए कि जिला स्तरीय, जिला भूमि विकास बैंक। इसका तीसरा स्तर है नहीं, भूमि विकास बैंक। और ये है राजस्थान के अंदर 36 टोटल। कितनी है? 36 है। मतलब क्या हुआ? 3 जिलों में ये आपके डबल है, गंगानगर, जोधपुर और अजमेर। ठीक है, गंगानगर, जोधपुर और आपके अजमेर, ये 3 में होगी डबल, और 33 होगी वो। तो टोटल कितनी हो गई? 36 जो सोसाइटीज आपके टोटल है यहाँ पे। तो अब आप इसको समझ सकते हो अच्छी तरीके से कि ग्रामीण सहकारी बैंक का यही ढांचा है यहाँ पे। और ये जितनी भी ग्रामीण सहकारी बैंक है, जितनी भी, इन सारे की सारी बैंक आपके कोऑपरेटिव एक्ट 1953 से रजिस्टर्ड है। और इसके ऊपर ये जो सहकारिता रजिस्ट्रार हैं, सहकारिता अधिकारी और आरबीआई दोनों इसको है वो संचालित करती है, ध्यान रखती है ऊपर पूरा का पूरा। ठीक है, हम जो सोसाइटी लेते हैं ना, जैसे अभी वर्षा की ऋतु आई और हम सोसाइटी लेंगे अभी, तो ये सारे के सारे सोसाइटी जो है, ये सोसाइटीज़ यहीं से लोन लाती है। ये सारे अल्पकालिक लोन है जो अभी हमें मिल रहे हैं ना गाँव के अंदर खेती करने के। ये सारे लोन कौन से हैं? ये सारे लोन आपके अल्पकालिक लोन है। अगर कोई किसान दे नहीं पाता है कुछ महीने तक, तो इसको फिर अपने आप ही मध्यकालीन हो जाता है। तो ये ग्रामीण सहकारी बैंक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। काफ़ी मैंने अच्छे से इसको समझा दिया। कोई भी पॉइंट बना तो इसके आसपास ही बनेगा। ये सवाल मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से बाहर है वो जाने वाला नहीं है। अब मैं बात करूंगा नगरीय सहकारी बैंकों की, इनके बारे में। ठीक है, ये अपन अगली स्लाइड पे ले लेते हैं। तो देखिए नगरीय सहकारी बैंक का क्या मामला है। नगरीय सहकारी बैंक, अब देखिए नगरीय सहकारी बैंकों की अगर खास बातें करें तो ये कि ये बैंक स्थापित होते हैं केवल नगरों में, केवल नगरों में स्थापित। ध्यान रखना, केवल नगरों में स्थापित, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं। ग्रामीण वाले अपन ने पढ़ ली। दूसरी बात, ये नगरीय क्षेत्र में रहने वाले पिछड़े वर्ग को, नगरीय क्षेत्र के अंदर रहने वाले जो भी एक निम्न तबका है, जो भी पिछड़ा तबका है, उनको क्या करता है? ऋण देता है। ठीक है, ये बैंकिंग के सारे काम करता है, सारे लेन देन सब होता है इससे। वो तो नो लॉस लो प्रॉफिट पे, इसमें थोड़ा प्रॉफिट भी रहता है। और इस कारण इसका क्या होता है, इसके ऊपर आरबीआई के सारे रूल्स लागू है, आरबीआई के सभी नियम इसके ऊपर लागू है, सभी नियम लागू, जिसमें आप ये एसएलआर, सीआरआर है ना, ये सारी चीजें जो है इनको रखनी पड़ती है। कौन सी बैंक को? नगरीय सहकारी बैंक को। बस रजिस्टर्ड होती है ये सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत, लेकिन
2020 में रूल्स बनाया, क्योंकि नगरीय सहकारी बैंक आपको पता होगा पंजाब एंड महाराष्ट्र नगरीय सहकारी बैंक में घोटाला हो गया था अभी, और उसके ऊपर आरबीआई ने उसको बार लगा दिया था कि भाई अभी आप इससे पैसे नहीं उठा सकते। उसमें घोटाले के बाद में इन्होंने आरबीआई ने रूल्स बना दिया था कि जितने भी जिसके पीछे भी बैंक शब्द लगेगा उन सारों को आरबीआई जो है वो रेगुलेट करेगा। ठीक है, बैंक के सभी कर्मचारियों को सैलरी सरकार देती है, ग्रामीण नहीं देते। बैंक में सारी की सारी सैलरी जो होती है वो आपके गवर्नमेंट देती है, उसमें अपना कुछ नहीं होता। तो ये बात होगी। ठीक है, सब बड़े लिखूं, बड़े लिखूंगा। तो ये तो होगी इसकी मोटी मोटी बात है कि नगरीय सहकारी बैंक को रेगुलेट कौन करता है, किस प्रकार से काम करती है। अधिकांश ये बैंक आपके अगर अपन देखें तो महाराष्ट्र में काफ़ी बैंक हैं, ये गुजरात में भी बहुत है, पंजाब में भी है। ये बैंक जनरली उन्हीं स्थानों पे है जहाँ पे उद्योग बहुत है और आपके कृषिगत रूप से भी वो क्षेत्र जो है साउथ इंडिया है, तो वो क्षेत्र जहाँ पे उद्योग इंडस्ट्री काफ़ी है और एग्रीकल्चर भी काफ़ी सशक्त है, उन क्षेत्रों में नगरीय सहकारी बैंक जो है ये 1966 से ही स्थापित हो रहे हैं। कब से है? 1966 से ही हो रहे हैं। तो 1966 से हो रहे हैं और अभी भी स्थापित होते जा रहे हैं। अभी अगर मैं इनकी आंकड़ा बताऊं 2020 का, तो करीबन 1482 टोटल नगरीय सहकारी बैंक है। तो याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बदलते रहते हैं आंकड़े, ऐसे आंकड़े आते भी नहीं है। अब बात ये आती है कि जो नगरीय सहकारी बैंक है, इन बैंकों के ऊपर मॉनिटरिंग किसकी होती है? तो इनके ऊपर मॉनिटरिंग आपके आरबीआई की रहती है, साथ में आपके नाबार्ड भी मॉनिटरिंग करता है इसकी। ठीक है, और इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी इसके ऊपर मॉनिटरिंग करती है और अपनी कोऑपरेटिव एक्ट के तहत मॉनिटरिंग करती है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना आप। अब अगर आप मेरे को पूछोगे कि सर नगरीय और जो ग्रामीण है, इन दोनों के बीच में बेसिकली डिफरेंस क्या है? तो देखो, पहला डिफरेंस कि नगरीय सहकारी समितियां केवल नगरों में होती है, ग्रामीण वाली ग्रामीण क्षेत्रों तक होती है, पहला। दूसरा, ग्रामीण सहकारी समितियां जो है ये आपके अल्पकालिक, मध्यकालिक, दीर्घकालिक तीनों टाइप के लोन किसानों को देती है, जबकि ये जो नगरीय समितियां हैं ये आपके किसानों के अलावा भी लोगों को लोन देती है और इसमें कोई ऐसा अल्पकाल, मध्यकाल जैसा ऐसा कोई भी नहीं है। तीसरा, जो भी ग्रामीण समितियां हैं ये नो लॉस नो प्रॉफिट पे काम करती है, जबकि नगरीय समितियां प्रॉफिट के लिए काम करती है, प्रॉफिट लेती भी है बकायदा, और इनकी प्रॉफिट लेती इस वजह से इनके ऊपर आरबीआई के सारे ऑलमोस्ट नियम लागू होते हैं, सीआरआर, एसएलआर वगैरह सब रखना पड़ता है। जबकि जो ग्रामीण समितियां हैं उनके ऊपर इस प्रकार की कोई भी ऐसी रेगुलेशन लागू करनी नहीं पड़ती है। ठीक है, अच्छा, ये इनका एक प्रकार से बेसिक डिफरेंसेस आ जाता है इसमें। तो अब आप समझ गए होंगे कि ग्रामीण सहकारी बैंक क्या होती है और नगरीय सहकारी बैंक क्या होती है। तो ये सारा का सारा था नगरीय सहकारी बैंक में याद रखने की। इतना याद रख लिया तो भी हमारा काफ़ी कुछ काम हो जाएगा। ठीक है, अब किताबों में बहुत सारे और नगरीय बैंकों के नाम वगैरह सब कुछ लिखे हैं, वो सारे याद रखने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको आपको एक बार वापस समझा देता हूँ। तो देखिए क्या हुआ। तो 1953 में राजस्थान सहकारी अधिनियम आया, उसके तहत ये सारे अन्य तो आप खुद ही याद कर लेना। और ये जो बैंकिंग है, ये बैंकिंग सारा सिस्टम जो है वो खोला गया। बैंकिंग में फिर आपके रूरल और या यूँ कहिए कि ग्रामीण बैंकिंग और आपके नगरीय बैंकिंग, ये दोनों खोले गई। और नगरीय में फिर आपने अपनी देख लिया 1966 से चले आ रही क्या क्या सिस्टम था, और ग्रामीण में हमने देख लिया कि किस प्रकार से ये लोग जो है वो आपके अल्पकालिक, मध्यकालीन ऋण देने का काम करते हैं और साथ साथ में दीर्घकालिक लोन का भी काम करते हैं। अल्पकालिक और मध्यकालीन वाले त्रिस्तरीय, दीर्घकालीन वाले द्विस्तरीय, ये सारी बातें हमने देख ली। तो ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे सहकारिता वाला। देखो, रूरल बैंकिंग होगी, अर्बन बैंकिंग होगी, इसकी ऐतिहासिकता होगी, इसकी परिभाषाएं होगी, इसकी विशेषताएं होगी। अब आपके ऊपर मैं क्या छोड़ रहा हूँ, आपको सिर्फ राजफेड, नाफेड वगैरह ये जो पॉइंट है ये आप अपने स्तर पे देख लेना, इनका मुख्यालय सभी का, प्लस इनके छोटे छोटे एक दो कार्य और इनकी स्थापना का जो सन है वो रटना ही है, वो आपको वो कर लेना। बाकी सारा कोऑपरेटिव में, इससे बाहर कभी सवाल जानने की कोई संभावनाएं नहीं है। यहाँ सवाल तो आपका यहीं से बन जाएगा। फिर भी अगर आगे बढ़ा तो कोई ग्रामीण बैंक या रूरल बैंक से कोई सवाल आ सकता है, बाकी ज़्यादा इससे टफ प्रश्न जो है वो नहीं बनते।
सहकारिता के बाद में अब हम टॉपिक जो अगला लेंगे वो ले रहे हैं अब यहाँ पे बीमा ले लेते हैं, ठीक है, बीमा ले लेते हैं, फिर अपन पढ़ेंगे उपभोक्ता जागरूकता। ये छोटा सा टॉपिक है बहुत, और उपभोक्ता वाला भी टॉपिक भी बहुत छोटा है, ठीक है। तो बीमा वाला टॉपिक लेते हैं अपन अभी आगे। बीमा, इंश्योरेंस। 7:30 हो गए, ऑलमोस्ट। चलो लाइट भी चली गई है, अब हम बात ख़त्म करते हैं। और कल भले 1.5 घंटे की क्लास हो, भले 2 घंटे की हो, कल अपन इकोनॉमिक्स पूरी करेंगे, ठीक है। कल अपनी अर्थशास्त्र की लास्ट क्लास होगी, और आज इतना ही करेंगे। कल अपन बीमा और उपभोक्ता जागरूकता दोनों का काम है वो पूरा कर लेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, जितने भी फैक्ट बताए हैं ये सारे के सारे आप ये मान के चलिए कि ये शाश्वत है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती आप खुद मत निकाल लेना, और किताबों के अनुसार आप मेरे पॉइंट को गलत मत कर देना, क्योंकि किताबें गलती कर सकती है, हम नहीं करेंगे।